हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही प्यारे ढंग से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पर। आज काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा से मिल रहे हैं एक बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट के साथ। बच्चों, आज से हम क्लास 9 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका शुरू करने वाले हैं और आज इसी वन शॉट लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसमें ही हम क्विक रिवीजन के जैसे पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर को क्विक रिवीजन के जैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये पूरा का पूरा बॉडी है, ये किससे बना है? ये सेल से बना है बच्चा। किससे बना है बच्चों? तो ये सेल से बना है, यानी ये पूरा का पूरा शरीर हमारा कोशिका से बना है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। एक सेकंड देखिए। हाँ जी, इसको हम कहते हैं सेल। ये हमारा कोशिका है और हमारा पूरा शरीर यानी मानव बॉडी जो पूरा का पूरा इंसानी शरीर है, ये इसी के द्वारा बना है। हर जगह कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं और जब भी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक समूह में आती है, अपने समान रूप जैसे समूह में आती है, तब हम उसको उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। इसी के ग्रुप को हम उत्तक कहते हैं। ये पता नहीं अच्छे से नहीं लिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ देखते हैं। एक जो पूरा का पूरा इंसानी शरीर होता है बच्चों, वो टिश्यू से मिलकर बना होता है, उत्तकों से मिलकर बना होता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये सेल, ये उत्तक है क्या। तो आइए बिना समय गवाए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बाबू, ये कोशिका है और इसके ये अलग अलग ऑर्गन्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है और ये आपको देख रहे हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये आप देख रहे हैं ये गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी है। यहाँ आप देख रहे हैं बाहर ये कोशिका झिल्ली है। इसी को हम एक एक करके बढ़ बढ़ के पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को आज बहुत ही प्यारे ढंग से शुरू करते हैं। आइए, कोशिका की खोज और सिद्धांत। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा एक कोशिका को खोजा गया जो कि एक कॉर्क में ढूंढा गया था। एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, इसमें इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी बाबू? 1665 में, 1665 ईस्वी में, 1665 में खोजा था। जब रॉबर्ट हुक ने इनको खोजा था तो ये मृत थी और इन्होंने जब खोजा था तभी उनका नाम सेल दे दिया, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल नाम दिया गया और तब से ही इसको हम कोशिका यानी सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा जीवित कोशिका को तालाब के पानी में ढूंढा गया था। यानी एक तालाब था जिसने इन्हें कुछ जीवित कोशिकाएं मिली थी, उन पे इन्होंने रिसर्च किया तो वो जिंदा थी और उन्होंने जीवित कोशिका को ढूंढा। यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कोशिका ढूंढी गई थी वो मृत थी और किसके द्वारा ढूंढी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और उसके बाद जीवित कोशिका किन के द्वारा ढूंढी गई थी? तो वो ढूंढी गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा। इनको हम शॉर्ट में एवी ल्यूवेनहुक भी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा इसे खोजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद 1838 से लेकर 1839 तक में, यानी 1838 से लेकर 1839 के बीच में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या, ये हम आपको आगे बताएंगे। चलिए यहीं पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि इंसान का जो शरीर है वो सब के सब कोशिका से बना है, पूरा का पूरा शरीर कोशिका से बना है, यही उनका सिद्धांत था। ये कब दिया गया था बच्चा? ये दिया गया था 1838 से लेकर 1839 के बीच में। उसके बाद बाबू 1855 में 1855 में देख सकते हैं 1855 में रूडोल्फ विर्चो इन्होंने एक लाइन दिया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब है कि जीव शरीर में कोई नया कोशिका नहीं बनता है, कोई नया कोशिका नहीं बनता है, बल्कि जो पुराने कोशिका होते हैं वही अपने आप को विभाजित करके यानी दो अलग अलग कोशिकाओं में बंटकर एक नया कोशिका बना देता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो एक सेल से दूसरा कोशिका बन रहा है। अभी हम आगे ही इसको पढ़ने वाले हैं, आगे ही हम इसको जानेंगे कि ये जो कोशिका विभाजन है ये है क्या। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है। वायरस इसका एक्सेप्शन है, यानी कोशिका का एक्सेप्शन क्या है बाबू? वायरस एक्सेप्शन है इसका। ये एक्सेप्शन कैसे है तो आइए समझते हैं।
कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जैसे यहाँ कहा गया था ना कि कोशिका से बने सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, आइए हम समझते कैसे नहीं करता है। इसमें कोई कोशिकीय संरचना या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये केवल प्रोटीन कोट में लिपटा होता है। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और आरएनए होता है। ये अर्धजीवित है, सेमी लिविंग है, क्योंकि इन्हें प्राकृतिक के लिए होस्ट कोशिका की आवश्यकता होती है। यानी बाबू ये जो सेल है, ये जो भी सेल है, ये जीवित नहीं होती है, ये आधी जीवित होती है। इसको ना एक होस्ट सेल चाहिए होता है, एक होस्ट जीव चाहिए होता है, जिसके शरीर में ये जाकर फिर अपने आप को ये जीवित करता है। यानी ये जब तक बाहर पड़ा होगा एनवायरनमेंट में, तब तक ये बिल्कुल ही मरो के जैसा बिहेव करेगा, यानी ऐसा लगेगा जैसे ये मर चुका है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट शरीर के अंदर चला जाए, ये अचानक से जीवित हो जाता है और ये अपना काम करने लगता है, शरीर को बीमार करना शुरू कर देता है। तो ये इसीलिए ये एक्सेप्शन है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का पैमाना सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, यानी इस पूरे धरती पर इस जो लाइफ है उसमें सबसे छोटी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो हम पहले मानव शरीर को देखेंगे, उसके बाद संपूर्ण जगत में देखेंगे, या पूरे विश्व में, पूरे जनरल वर्ल्ड में देखेंगे। उससे पहले हम मानव शरीर में देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो होती है सेल, वो ओवम होती है। ये मादा में पाई जाती है, यानी स्त्रियों में पाई जाती है। उसके बाद सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो स्पर्म होता है। ये मादाओं के आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और ये मादा में ही नहीं, इंसानों में पाया जाता है। ये उसका आरबीसी हो गया। और क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम मेल में पाया जाता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। छोटा फीमेल में आरबीसी होता है और मेल में स्पर्म होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे लंबी कोशिका जो होती है बाबू, लॉन्गेस्ट सेल, वो होता है न्यूरॉन। ये आपने देखा होगा, ये बहुत ही जिम्मेदार चीज़ है। ये हमें जो नेटवर्क मिलता है, हमें जो पता चलता है कहीं चोट लगा है, या हमें जो भावनाएं फील होती है, वो यही सब कराता है। इसी सेल का काम होता है। ये सबसे लंबा सेल होता है हमारे शरीर में। अब हम आते हैं संपूर्ण जगत में। पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। यानी सबसे बड़ा सेल जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है पूरी दुनिया में। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो है माइक्रोप्लाज्म और बैक्टीरिया। ये दो ऐसी छोटी कोशिकाएं हैं जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगर बीच बीच में कहीं भी आपको कोई डाउट रह जाए, कहीं भी आपको कोई समझ नहीं आए कोई पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं कोशिका के अंदर। यहाँ देखिए, जैसे अभी देख सकते हैं, एक मिनट में इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा। हाँ जी, अब हम कोशिका के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो बाबू जैसे ही हम कोशिका के अंदर जाएंगे तो हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो है हमारा कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहरी जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है बच्चा। ये जो आपको लाइन सा दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। जैसे हम कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, एक दीवार तो होगी। ये वही दीवार है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके काम जानते हैं हम। जो कोशिका झिल्ली होती है, ये होता है अर्धपारगम्य, यानी ये चयनात्मक होता है। ये अर्धपारगम्य होता है, ये चीज़ों को सेलेक्ट करके अपने अंदर आने देता है। यानी ये पहले देखेगा कि ये जो आदमी आ रहा है या जो भी आ रहा है वो हमारे काम का है या नहीं है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये आपका घर है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। इधर से एक चोर आ रहा है और यहाँ आपके मामा जी हैं, मामा जी, नाना जी, जो भी हो, आपके रिश्तेदार हैं, और यहाँ आप खड़े हैं। तो अभी जब ये चोर आएगा तो आप इसको एंट्री नहीं देंगे अंदर। क्यों नहीं देंगे अपने घर में? क्योंकि ये इसको आप नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता ये आपके लिए खतरा है या नहीं है, तो आप इसको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन जब आपके मामा जी आएंगे, आप इनको जानते हैं कि हाँ ये हमारे अपने हैं, ये हमारा अपना लोग है, तो हम इसको एंट्री देंगे और आप इनको अंदर जाने देंगे। यही सेम काम करता है सेल वॉल, यानी ये सेल मेम्ब्रेन। यही सेम काम करता है सेल मेम्ब्रेन। जब भी कोई वस्तु या कोई भी चीज़ सेल के अंदर जाना चाहता है, सेल के अंदर एंट्री पाना चाहता है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसमें से चुनता है कि क्या ये चीज़ जो है, क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है। ये उसके हिसाब से चीज़ों को अपने अंदर एंट्री करने देता है। अगर ये ज़रूरी नहीं है, अगर हमारे लिए खतरा है, तो ये मना कर देगा आने से, पर अगर ये ज़रूरी है तो ये खुशी खुशी उसको अंदर आने देगा। चलिए अब आते हैं हम इसकी संरचना समझते हैं। जो कोशिका की संरचना है बाबू, कोशिका झिल्ली की, वो कुछ इस प्रकार से है। ये कोशिका झिल्ली का संरचना है। ये ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड जैसी चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। ये जो आपको एंटीना दिख रहा है ना, इसी का काम होता है चीज़ों को सेंस करने का, चीज़ों को समझने का।
उसके बाद ये जो आप पोर देख रहे हैं, एक सेकंड दीजिए मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ जी, ये जो आप पोर देख रहे हैं बीच में जो ये आपको बीच में जगह दिख रहा है जहाँ मैं अभी मैंने मार्क किया इस जगह पे, तो आप जो ये जगह देख रहे हैं इसी के थ्रू चीज़ें अंदर आती है, यहाँ से ऐसे आएगी और सेल के अंदर एंट्री कर जाती है। ठीक है बच्चा, ये इसी के अंदर से सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। इसे हम कहते हैं प्रोटीन चैनल। ये पूरा का पूरा प्रोटीन से बना होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटीन चैनल कहते हैं। हाँ जी, तो हम इसको प्रोटीन चैनल कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा आपको ये शेप दिख रहा है ये इस तरह का, और यहाँ पे जो आपको शेप दिख रहा है यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहलाती है प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा? इंटीग्रल प्रोटीन कहलाती है। आइए, यहाँ से चीज़ें एंट्री करेगी, ये यहाँ पे ये सेंस करेगा पहले, ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट चेन दिख रहा है ये चीज़ों को सेंस करेगा कि क्या अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना है। जब यहाँ से एंट्री ग्रांटेड हो जाएगी, जब परमिशन मिल जाएगा, तब चीज़ें यहाँ से एंट्री कर जाएगी। इसके अंदर वो पोर है, ये जो आपको छिद्र सा दिख रहा है, ये हर इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर होता है। इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, यानी सारी ही चीज़ों के अंदर होता है। ये इनसे वो एंट्री और एग्जिट पाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है बच्चा लिपिड बैरियर होता है, यानी ये एक बैरियर है, ये लिपिड का बना हुआ है पूरा का पूरा बैरियर। ये जो आपको आइसक्रीम की डंडियों के जैसे दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट चेन, ये बना किस किस चीज़ों से होता है? तो बच्चा ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। ये जो आपको दिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, ये पूरा का पूरा, एक मिनट, हाँ जी, ये जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है ये ग्लाइकोन और प्रोटीन का बना होगा, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोन यहाँ कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ किया गया है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का बना है, ये ग्लाइकोलिपिड का बना है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना होगा। और ये जो आपको ब्लू सा दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन में, इसको हम कहते हैं लिपिड बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लिपिड बैरियर कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पेरीफेरल प्रोटीन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आइए ज़रा इसकी संरचना देखते हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है ये 50% प्रोटीन और 50% लिपिड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एक पतली, लचीली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी अभी मैंने आपको यहाँ समझाया ना कि ये एंट्री कब देगा, यानी ये पतली लिपिड जैसी की बनी होती है जो कि चयनात्मक होती है, सेलेक्टिव होती है। ये सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर बाहर जाने का परमिशन देता है। इसका काम होता है बच्चा सेल को सुरक्षा कवच के जैसे गार्ड करना, यानी बॉडी गार्ड के जैसे इसको सेफ रखना। ये पदार्थों के आवागमन के नियंत्रण के स्पीड को नियंत्रित करता है, चीज़ों को कितना अंदर आने देना है, चीज़ों को कितना बाहर जाने देना है। उसके बाद ये पशु कोशिका में सबसे बाहरी परत होता है। ये अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो सबसे ऊपरी परत जो होगा एनिमल सेल का, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? ये वाला जो है आपका, ये जो आपको बाहर से दिख रहा है ये पूरा का पूरा, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और ये उसी का स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ना इससे पहले एक और सेल झिल्ली होता है जिससे मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं दिखता हूँ वैसे में हो तो प्लांट सेल, अच्छा इसमें इमेज नहीं है प्लांट सेल का, पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लांट सेल ना कुछ इस तरह का होता है। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये प्लांट सेल में जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारा सेल वॉल होता है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ये बाहरी लाइन, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट सेल जो होता है उसके पहले सेल वॉल होता है। क्या होता है बच्चा? सेल वॉल होता है। ये जीवित नहीं होता है, जैसे हमने एनिमल सेल में देखा तो ये जीवित होता है, यानी ये सजीव होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में सजीव नहीं होता है, ये निर्जीव होता है। इसका काम होता है
जो प्लांट होता है उसको स्ट्रक्चर देना, मजबूती देना, ये इसका काम होता है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे आता है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही पहले होगा, उसमें ये जो भित्ति है कोशिका भित्ति ये नहीं होगा, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें ये कोशिका भित्ति मौजूद होगा। ठीक है बच्चा, आप समझ गए? समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में जो सबसे पहला परत होगा वो हमारा सेल मेम्ब्रेन ही होगा। क्या होगा बच्चा? सेल मेम्ब्रेन ही होगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सबसे पहले इस तरह की एक संरचना होती है, ऐसे एक संरचना होती है, इसी को हम सेल वॉल कहते हैं, यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे से क्या होता है बच्चा? इसके जस्ट नीचे से हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और जो बाहर से आपको दिख रहा है ये हमारा सेल वॉल हो गया, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, ये कोई चयनात्मक पारगम्य नहीं होता, ये चयन नहीं करेगा जो सीधे चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने देगा। इसका काम सिर्फ होता है कोशिका को क्या देना? मजबूती देना। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ जब आएगा तब चीज़ें सेलेक्ट की जाएगी यहाँ पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। यह केवल पौधों में, बैक्टीरिया में, कवक में, शैवाल में मौजूद होता है। ये एक निर्जीव नन लिविंग कठोर संरचना होती है जिसका काम आकार प्रदान करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो होता है ये पौधों को, पेड़ पौधों को शेप देता है। ठीक है, अब आइए ये बना किससे होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है, पेक्टिन का बना। ये अगर हम बात करें पौधों में तो ये पौधों में सेल्यूलोज का बना होता है। शैवाल की बात करें तो ये शैवाल में सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों का बना हो सकता है। कवक में ये काइटिन का बना होता है, और बैक्टीरिया में पेक्टिग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिग्लाइकेन का बना होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि झिल्ली के अंदर परिवहन कैसे होता है, यानी जो यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट करके अंदर जाने और बाहर आने का जो ये परमिशन देगा, तो वो काम कैसे करता है, परिवहन इसके अंदर किस तरह से होता है। तो इसमें विसरण, परासरण और सक्रिय परिवहन होता है। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। इसमें क्या होता है बच्चा? लो कंसंट्रेशन से चीज़ें हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, यानी अणुओं का उच्च सांद्रता से इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें परिवहित होती है। यानी अगर मानो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मैं एक सेकंड दीजिए, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो ये ग्लास है, मान लीजिए ये एक जग है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा एकदम ऊपर तक भरा हुआ है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक दूसरा गिलास है जिसमें पानी नहीं है। और हम अगर इन दोनों को ही आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, तो क्या होगा बच्चा? अपने आप जो पानी इसमें था वो पानी बहकर इसमें आना शुरू हो जाएगा, इसमें आना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक बहता रहेगा जब तक दोनों ही बराबर ना हो जाए, यानी एक समान नहीं हो जाए, ये तब तक अपने आप को बराबर कर लेगा। इसी को हम कहते हैं विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विसरण कहते हैं। इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी हाई कंसन, यहाँ आप देखें तो यहाँ है ना हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या है? यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यानी यहाँ उच्च सांद्रता है और यहाँ कम सांद्रता है, तो ये अपने आप को इक्वल कर लेता है। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल आपको आइए समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। मैं नया स्लाइड ही ले लेता हूँ, काफ़ी समय चला जाएगा। आइए अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो समझो बच्चा ये एक ग्लास है और हमारे पास कुछ किशमिश के दाने हैं। किशमिश आप जानते हो ना, सबने देखा भी होगा और खाया भी होगा। इस तरह से किशमिश के कुछ दाने हमारे पास पड़े हुए हैं। अब क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब भी आप रात में दूध या पानी के अंदर किशमिश को डालते हैं तो क्या होता है? सुबह तक में वो किशमिश फूल जाता है। मानिए इस किशमिश को मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ डाल दिया। अब क्या होगा बच्चा? इसमें मैंने पानी भर दिया, इस पूरे में मैंने पानी भर दिया। अब क्या होगा? जब आप अगले मॉर्निंग में आके देखेंगे तो ये जो किशमिश होगी ये क्या होगी? ये फूल चुकी होगी, यानी ये बहुत बड़ी हो चुकी होगी। जितना ये फूल सकता है उतना ज़्यादा फूल चुका होगा। ये क्या होगा बच्चा? फूल चुका होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखें तो यहाँ
एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन और किशमिश के अंदर लो कंसंट्रेशन है। यहाँ क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, इसके अंदर लो कंसंट्रेशन है। जब हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, अब ये किशमिश फूल जाएगी, इसी को हम कहते हैं विसरण। चलिए समझ आ गया होगा आपको। अब हम परासरण की ओर आते हैं। इसमें क्या होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह करता है। अब वही बात है कि ये जो कोशिका में ये कैसे होता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो इसमें होता है बच्चा कि इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की चीज़ें जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पानी के मोलिक्यूल्स आपको दिखेंगे, ये ज़्यादा है इधर, और यहाँ पानी के ड्रॉप कम है। तो ये यहाँ से अपने आप स्वतः ही अंदर आएगा और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ये अपने आप ही चला जाएगा। जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ इसमें कोई एनर्जी लगी, इसको कुछ डालना के लिए आप इसके अंदर पानी डालने के लिए कुछ किया नहीं किया, तो वही बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सक्रिय परिवहन। इसमें क्या होता है बच्चा, अणुओं का निम्न सांद्रता से, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। यहाँ क्या हो रहा था, अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की ओर जा रही थी। कैसे जा रही थी, अपने आप ही स्वतः ही हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन में जा रही होती है। और यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, स्वतः ही अपने आप ही चीज़ें, पानी के अणु इसमें आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हाई से लो जा रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ हाई है और यहाँ लो है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाई से लो में जा रहा है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है बच्चा, यहाँ लो से हाई की ओर जाता है। तो अब ऑब्वियस सा बात है, अगर मानिए कि ये पानी का गिलास है, इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें इतना ही पानी भरा हुआ है। तो अब जब आप इस पानी को बाहर, या इससे हम अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, एक मिनट दीजिए हमको, हम बोतल का एग्जांपल लेते हैं, खाली बोतल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बोतल है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, इसमें हवा होगा, इसमें हवा होगा। अब जब हम इस हवा को निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसको हमें प्रेस करना पड़ेगा, दोनों तरफ से दबाना पड़ेगा। तो जब हमने इसको दबाया तो इसमें एनर्जी आई ना, हवा लगे, मतलब इसमें जब मैंने प्रेशर डाला, बल डाला, तो इससे हवा बाहर आ जाएगी। पर अगर मैंने नहीं डाला था बल, तो क्या ये हवा बाहर आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो इसको करने के लिए हमें क्या होना पड़ा, बाहर हाई कंसंट्रेशन है हवा का, है ना, हाई कंसंट्रेशन, लेकिन अंदर क्या है, अंदर लो कंसंट्रेशन है। तो अब जब हमें इस लो कंसंट्रेशन से हवा को बाहर लाना है हाई कंसंट्रेशन में, तो हमें क्या करना होगा, बल लगाना पड़ेगा, अलग से एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये हवा यहाँ जो है ये बाहर आ पाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की चीज़ की तरफ चीज़ें हमें मूव करना हो रहा है। तो इसमें हमें एक एनर्जी लगती है जिसका नाम हमने ATP दिया है। यानी सेल को जब भी लो से हाई की तरफ जाना होता है, लो से हाई की तरफ जाना होता है, तब क्या होता है बच्चा, एनर्जी लगानी होती है, ATP के फॉर्म में वो एनर्जी लगती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया, डिफ्यूज़न समझ लिया, यानी लो से चीज़ें हाई की तरफ जाती है, यानी अणुओं का उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जाना होता है। जैसे आप देख सकें, यहाँ ज़्यादा भरा हुआ पानी है, कम भरा हुआ है, तो ये आप आ रहा है ना, इधर आ रहा है ना, इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये विसरण कहलाएगा, डिफ्यूज़न कहलाएगा, ये स्वतः ही होता है। सेम यही डिफ्यूज़न परासरण के नाम पे कोशिका में होता है। ये कोशिका झिल्ली होगी ना ये पूरी, अब जब ये हाई से लो की तरफ जा रहा है तो इसमें कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप हम बात करेंगे सक्रिय परिवहन की, तो इसमें आप देखिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा बच्चा, इसमें हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वही सेम चीज़ यहाँ है, परासरण का मैट्रिक्स यानी विलयन का प्रभाव। अगर आप देखें, यहाँ 3 कंडीशंस होते हैं, आइसोटोनिक यानी उसके बाद होता है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब हम ये एक एक करके हम इसको समझते हैं। ये मान लीजिए ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ क्या होगा, यहाँ अणु जो है वो दोनों ही इक्वली भरे हुए हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ जब तक चीज़ें समान नहीं हो जाएंगी, अगर मान लीजिए पानी है, तो पानी जब तक समान रूप में नहीं आ जाएगा, दोनों में बराबर नहीं आ जाएगा, तब तक परासरण डिफ्यूज़न होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जब तक एकदम इक्वल नहीं आ जाएगा, तब तक यहाँ पर परासरण होता रहेगा। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे परासरण क्या है, एकदम समान है। कोशिका के आकार में जब ये समान रहेगा तो इसके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मानिए कि हमने किशमिश को ग्लास में डाला ही नहीं,
या फिर किशमिश को ग्लास में डाला भी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ना तो यहाँ पे कोई हाई कंसंट्रेशन है या यहाँ पे कोई हाई कंसंट्रेशन है, दोनों ही समान है, दोनों क्या है, समान है। यानी इसमें विलय और विलायक, ये जो विलय और विलायक है ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए इसमें कोशिका के आकार पे कोई प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा है हाइपोटोनिक, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखिए आप मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ इक्वल दिखेंगे, लेकिन यहाँ आपको कम दिखेंगे, यहाँ कम दिख रहे हैं ना, यहाँ बहुत सारे हैं। तब क्या होगा, जब कम से ज़्यादा की ओर जाएगा तो कोशिका क्या होगी, जाते जा रहा है। अब इसकी क्षमता इतनी है, ये अपने आप को फुला कर इतना बड़ा ही कर सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा। तो इसमें ज़बरदस्ती भरते जाएंगे तो ये क्या होगा, फट जाएगा। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फट गया ना सेल, तो ये यहाँ पे फट जाएगा। जब हद से ज़्यादा हम चीज़ें इसमें भरेंगे तो ये फट जाएगा। इसी को हम कहते हैं हाइपोटोनिक, यानी हम इतना ज़्यादा इसमें भर दें जितनी इसकी क्षमता नहीं है, तो कोशिका सूज जाएगी और फट जाएगी। अवस्था क्या होगा, इसमें विलय कम होगा और विलायक ज़्यादा होगा, जिस वजह से क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। अब मानिए हाइपरटोनिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से चीज़ें हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करती, बिल्कुल इसी के तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर ज़्यादा था तो इधर कम हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब इसमें पहले से किशमिश में मैंने पानी इसमें भरा हो चुका है, ये फूला हुआ है। अब इसको हम धूप में रख देंगे तो क्या होगा, इसका जितना मॉलिक्यूल्स पानी था वो पिचक जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो पानी इसमें भरा था वो धूप की वजह से क्या होगा, सक हो जाएगा, यानी सूख लिया जाएगा धूप में। तो ये जो किशमिश है वो पिचक के छोटा हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये तीनों ही समझ लिया, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, आपने तीनों ही समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, हम दोबारा समझा देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है मूलभूत विभाजन। इसमें हमारे पास ना दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। तो हम इसको समझते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, दोनों के विशेषताएं हम इसको समझेंगे एक एक करके। कोई सा ये लो लेते हैं, चलो। तो अगर हम आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, ये यार, अगर हम आकार की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 1 से 10 मिलीमीटर तक होगा, 10 मिलीमीटर तक होगा। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये 10 से 100 मिलीमीटर का बड़ा, 100 मिलीमीटर इतना बड़ा हो सकता है। यानी अगर ये इतना होगा तो ये इतना बड़ा हो सकता है। अब आते हैं हम केंद्रक के ऊपर। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, केंद्रिका होता है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें उपस्थित होता है, इसके पास दोहरी झिल्ली भी होती है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। अगर हम केंद्रिका की बात करें तो ये केंद्रिका भी इसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है। आप देख सकते हैं यहाँ केंद्रिका है ना, ये वाला, और इसमें कोई नहीं है। अब हम आते हैं कोशिकांग। तो इसमें झिल्लीबद्ध अनुपस्थित होता है, इसमें झिल्लीबद्ध नहीं होता है, जैता होता है, मतलब जिधर तिधर होता है, लेकिन इसमें उपस्थित होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि। आइए अब हम गुणसूत्र की बात करें तो इसमें सिंगल होता है। ठीक है, इसमें एक ही होगा, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है, और इसमें सिर्फ एक ही होता है, इसमें एक से ज़्यादा होता है, 1 से प्लस होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक का उदाहरण है पौधे और जंतु कोशिकाएँ। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया, दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कितने स्लाइड बचे हैं, काफ़ी ज़्यादा बचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और ऊर्जा केंद्र, यानी हम कोशिकाओं के अंग के बारे में जानना शुरू करेंगे। आइए चलिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये इधर ना एक जेली नुमा संरचना भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, सॉरी LUQUID, एक लिक्विड नुमा संरचना यानी पानी के जैसे एक चीज़ भरा होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये पूरे सेल में भरा होता है, हर जगह पे भरा होता है। इसी में पूरा जितना भी कोशिकांग होता है वो फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी कोशिकांग आपको, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इत्यादि सारी जो चीज़ें आपको दिख रही है वो इसी में तैरते रहते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा वो हर जगह बिखरा होता है। उसके बाद ये जो आप, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी ये देखिए, आप उसको पढ़िए, झिल्ली और केंद्रक के बीच
का एक तरल पदार्थ जलीय भाग जो साइटोसोल कहलाता है, यानी साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहलाता है, या फिर कोशिका द्रव्य भी कहलाता है। इसी में सारे ऑर्गन्स फैलते रहते हैं। ये आप ये काजूनुमा संरचना देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आकार जो होता है वो साइसोज यानी सॉसेज के जैसे होता है। आपने देखा होगा ना, एक सॉसेज आता है इस तरह का जो होता है, या काजू आप समझो ना, ये उसी के शेप का होता है। दोहरी झिल्ली, इसका 2 झिल्ली होता है, एक बाहर होता है छिद्रपूर्ण होता है जो कि, और एक भीतर होता है जो कि एटीपी के निर्माण के लिए होता है। ये जो बाहर की तरफ होगा ना वो छिद्रपूर्ण होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे होल्स होंगे, और जो अंदर की तरफ झिल्ली होता है वो एटीपी के निर्माण का काम करता है, और उसमें कोई छिद्र नहीं होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। यानी जो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए भी होगा और इसका खुद का राइबोसोम भी होगा। ठीक है। उसके बाद इसका काम होता है एटीपी यानी कोशिका की मुद्रा का निर्माण करना। ये एटीपी यानी एनर्जी को बनाता है सेल के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब हम आते हैं आगे। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यानी जो राइबोसोम इसके ऊपर स्थित होता है, ये आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, आप जो आपको बिंदा बिंदा सा दिख रहा है, इसी को हम राइबोसोम कहते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी ये प्रोटीन बनाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जागिरी। उसी तरह से हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। जो बच्चा, इसकी विशेषता होती है वो झिल्ली रहित होती है, यानी राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है। इसका खोज जॉर्ज ई पैलेड के द्वारा 1955 में किया गया था। किसका खोज? राइबोसोम का खोज किया गया था। और इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विनिर्माण और परिवहन हब, यानी कौन नई नई चीज़ें बनाता है सेल में और कौन उसका परिवहन करता है, उसके लिए जिम्मेदार है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या करती है बच्चा? ये नई नई चीज़ें बनाती है। कौन कौन चीज़ें बनाती है वो हम आगे देखेंगे। ये चीज़ों को बनाती भी है और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती भी है। इसके ना 2 शेप होते हैं। ये कहाँ से जुड़ा होता है? ये इधर आप मान लीजिए, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ये आपको बाहरी तरफ कोशिका झिल्ली होगा, और ये न्यूक्लियस होगा। यानी एक इसका भाग न्यूक्लियस की तरफ जुड़ा होता है, एक सेल मेम्ब्रेन की तरफ जुड़ा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है वो स्मूथ होता है, उसमें कोई डॉट नहीं होता है। यानी डॉट, ये जो डॉट है ये राइबोसोम है, पर जो स्मूथ वाला भाग है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें कोई डॉट नहीं होता, उसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है। और ये लिपिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और जो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये रफ पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये जो आपको बिंदा बिंदा सा दिख रहा है क्या है? ये राइबोसोम है। ये न्यूक्लियस और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। ठीक है। आइए हम इसके थोड़े से काम वाम देख लेते हैं। चलिए, इसकी संरचना जो होती है केंद्रक झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक फैली होती है। यानी अभी मैंने आपको इस तरह से बनाया था ना, तो ये यहाँ पे केंद्रक झिल्ली हो गया और यहाँ पे कोशिका झिल्ली हो गया, तो इसमें ये जुड़ा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा होता है। जो केंद्रक झिल्ली के तरफ का पार्ट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। और जो कोशिका झिल्ली के तरफ का पार्ट होता है वो एकदम स्मूथ होता है, उस पर कोई कुछ भी नहीं बना होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लिपिड बनाना। और मैंने अभी आपको यहाँ बताया था ना कि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन बनाना। अब हम आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सतह पर राइबोसोम मौजूद होते हैं और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। उसके बाद SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसका काम होता है लिपिड और वसा का निर्माण करना। ये लिवर में जहर और दबाव को साफ करता है। यानी इसका जो काम होता है बच्चा, ये जो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, इसका काम होता है कि जो लिवर में मेडिसिन्स है, एल्कोहल्स हैं, वो सारी चीज़ों को इसी को क्लीन करना पड़ता है। यही सब चीज़ें क्लीन करता है। ठीक है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन बनाना। इसका काम है लिपिड और वसा को बनाना और लिवर की साफ सफाई रखना। अब हम आते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी एपार्ट्यूस पे। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी इसका काम होता है कि प्रोटीन जो हो गया, जो वसा हो गया, जो लिपिड हो गया, उसको ना ये पैक करके एक पैकेट में पैक करके अपने पास जमा रखता है। ये जमा रखता है इसलिए इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का डाकघर कहते हैं। इसका ये भाग जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं उत्तल केंद्रिका। ठीक है। सिस फेस यानी उत्तल
इसको हम उत्तल कहते हैं, आपको दिख रहा है ना इस तरह से, और ये अवतल हो गया, ठीक है, ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। तो उत्तल वाला जो होता है वो केंद्रक की तरफ जुड़ा होता है, जैसे ये यहाँ पे था ना, उसी तरह से ये भी केंद्रक की तरफ जुड़ा होता है, और जो अवतल वाला होता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जुड़ा होता है। इसका काम होता है केंद्रक से कोई भी चीज़ें प्राप्त करना, और इसका काम होता है बाहर भेज देना। अगर नहीं जा रहा है बाहर तो ये बीच में इसको जमा करके रखेगा। जो ट्रांसफेस हो यानी अवतल वाला चेहरा होता है इसका, वो क्या करता है, ये चीज़ों को निष्कासित करता है, चीज़ों को भेजता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। चलिए आइए, प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है और शिपिंग छोर क्या करता है बच्चा, ये शिपिंग छोर यानी ये शिप करता है, उसको भेजता है कहीं दूसरे जगह पे। इसका काम होता है प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करना, और इसका काम होता है, क्या होता है बच्चा, प्रोटीन और लिपिड जो होता है उसको पैक करना और डिस्पैच करना, यानी पैक करके दूसरे जगह पर भेजना। इसका एक और काम होता है सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देना। ये किसका काम है, ये काम है हमारे गोल्जी उपकरण साहब का, यानी गोल्जी बॉडी का। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपशिष्ट प्रबंधन, भंडारण और संरचना। अभी जो मैंने यहाँ पे पढ़ा ना, जमा करके रखता है, ये बनाता है, ये क्लीन करता है, इसी चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइसोसोम पे। कोशिका के अंदर ये पाया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये लाइसोसोम है। क्या है बच्चा, लाइसोसोम, 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 हाँ जी, ये लाइसोसोम है। ये क्या होता है, ये ना क्लीन करके रखता है कोशिका को, यानी अगर कोई कोशिका मर जाती है तो उसको साफ कर देगा, उसके बाद अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसका बैंड बजा देता है ये। आइए इसके काम को समझते हैं। इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम आपको पता चलेगा, अभी जस्ट आपको पता चलेगा, ठीक है। आइए, इसका काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित पाचक एंजाइमों से ये भरा होता है। कौन भरा होता है, लाइसोसोम भरा होता है, और कोशिका का अपशिष्ट निपटान करता है, अपशिष्ट निपटान करता है, यानी कोशिका का जो वेस्ट होगा, जो मतलब जो यूज़फुल नहीं होगा, उसको क्या करता है, ये जड़ से ख़त्म कर देता है, वो उसका निपटारण कर देता है, उसका खेल ख़त्म कर देता है। और ये किससे भरा होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक के द्वारा जो एंजाइम बनाया जाता है ये उससे होता है। ये लाइसोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। इसका खतरा क्या होता है, इसका खतरा होता है कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर, यानी कोशिका को कोई भी नुकसान होने पर ये फट जाता है, और इसका जो एंजाइम होता है, इसका जो लिक्विड होता है, ये खुद ही अपने ही कोशिका को निपटा देता है, अपने कोशिका को गलाकर ख़त्म कर देता है। अब हम आते हैं दूसरा, रसधानी यानी वैक्यूल्स पे। इसको हम स्टोरेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, पादप की चीज़ों को स्टोर करके रखता है। ये बहुत बड़ा होता है पादप के अंदर, ठीक है। ये 50 से 90% तक का हिस्सा ले सकता है, किसका, पादप सेल का। ये पादप में स्थायी होता है, और ये क्या करता है, चीज़ों को जमा करता है, और जो सेल होता है उसको कठोरता प्रदान करता है। कौन, रसधानी, ये पादप के लिए है। लेकिन ये जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी होती है और अस्थायी होती है, यानी कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये ग्लूकोज और ग्लाइकोज को आपस में कुछ नहीं जमा करके रखता है। ग्लूकोज और ग्लाइकोज का जो अपशिष्ट होता है उसको जमा करके रखता है, ठीक है बच्चा। अब हम आते हैं तारक काय पे। इसका काम होता है कोशिका विभाजन की और कोशिका के संरचना को नियंत्रित करना है, यानी सेल को दो कब बनना है ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा तारक काय यानी सेंट्रोसोम करेगा। या फिर ये इसके क्या शेप होने हैं, इसका क्या संरचना होना है सेल को, वो भी कौन डिसाइड करेगा, वो भी तारक काय डिसाइड करेगा। इसका संरचना होता है बाबू, ये सेंट्रियोल 9 से 0 मतलब माइक्रोमीटर का माइक्रोबियोल का व्यवस्था से बना होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने पादप सेल पे। किस पे आते हैं, प्लांट सेल पे। ये प्लास्टिड शेप कहाँ पाया जाता है बच्चा, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, और इसका खुद का डीएनए होता है, इसका अपने खुद का डीएनए होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो पौधे खाना बनाते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके उसमें हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और मैग्नीशियम होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण में पौधों को मदद करता है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जो आप फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स देखते होंगे, लीफ के अलग अलग, पत्तों के अलग अलग कलर देखते होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, वो क्रोमोप्लास्ट डिसाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, यानी हरित प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जिसको हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये फलों को, सब्जियों को, पत्तों को, फूलों को रंग देने का काम करता है। ये बहुत ही कलरफुल होता है,
टमाटर में जो रंग देता है उसको हम लाइकोपीन कहते हैं, और जो मिर्च में रंग देता है उसको हम कैप्साथीन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कलर्स के नाम हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब है ल्यूकोप्लास्ट, ये भंडारण का काम करता है, चीज़ों को जमा करने का काम करता है। एमाइलोप्लास्ट यानी ये कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। एलियोप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है, और एलाइयोप्लास्ट वसा को जमा करता है। अब आइए इसकी विशेषता को जानते हैं। पादप प्लांट बनाम जंतु, जंतु कोशिका, यानी जो पादप में पाया जाता है वो जंतु में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, उसके बारे में हम कंपेयर करते हैं। कोशिका भित्ति, हाँ मैंने आपको अभी यहाँ पढ़ाया था ना, कहाँ पढ़ाया था ये, अरे हाँ, ये मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया था ना ये, हाँ। तो मैंने क्या बताया था बच्चा कि ये जो है सेल वॉल, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तो प्लांट सेल में उपस्थित होगा, एनिमल सेल में अनुपस्थित होगा। अब है प्लास्टिड्स, ये इसमें उपस्थित होगा और इसमें उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर होता है क्या, हरित लवक, वर्णी लवक, ये सब होता है क्या हमारे अंदर, नहीं होता है ना, ये पौधों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद रसधानी, रसधानी इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन इसमें स्थायी और बहुत बड़ी होती है, पर इसमें अस्थायी और बहुत छोटी होती है। उसके बाद है आकार, इसका आकार आयताकार होता है, ये आप देख सकते हैं, है ना, स्क्वायर शेप में ये आयताकार होता है, लेकिन इसमें अनियमित या फिर गोल होता है, या तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा एनिमल सेल में, या फिर ये बिल्कुल ही गोलम गोल होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है संचित भोजन, इसका जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, और जो एनिमल सेल का जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे, न्यूक्लियस यानी कोशिका के मस्तिष्क के बारे में, यानी क्या है बच्चा, केंद्रक के बारे में आएंगे। अब ये होता क्या है, ये ना जिस तरह से हम ह्यूमंस का ब्रेन होता है ना, बिल्कुल इस सेल का ब्रेन ही है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, एक ये देख पा रहे हैं और दूसरा आप ये देख पा रहे हैं ना, तो इसमें डबल लेयर्स होते हैं, डबल झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म से अलग करता है। ये जो झिल्ली है इसको साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म, आप याद है ना आपको साइटोप्लाज्म क्या था, अगर मैं इसी में दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये खाली जगह है, इसमें क्या भरा होता है, एक रस भरा होता है ना, जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। तो ये उसी कोशिका द्रव कहते हैं, उसी कोशिका द्रव से अलग करके रखता है ये दोहरी झिल्ली इसको, इसके अंदर खुद का एक द्रव होता है जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे ने 1839 द्वारा गढ़ा गया था, यानी ये पुरकिंजे के द्वारा 1839 में खोजा गया था और बताया गया था कि ये एक जीवित पदार्थ है, ये एक जीवित पदार्थ है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद केंद्रिका, झिल्ली रहित संरचना होती है, राइबोसोम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, यानी ये जो केंद्रिका है हमारा, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, और यही राइबोसोम को निर्मित करता है ना, राइबोसोम को बनाता है। जो आपने यहाँ पे देखा था ना अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यहाँ पे ये जो राइबोसोम है ये कौन बनाएगा, ये भाई साहब बनाते हैं, केंद्रिका यानी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे आते, सॉरी ये क्या हुआ, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है क्रोमेटिन पदार्थ, ये जो आपको रस्सी रस्सी जैसा फैला हुआ दिख रहा है ना, इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये हमारा डीएनए होता है। ठीक है, सेल का डीएनए होता है। ये मटेरियल डीएनए और हिस्टोन से बना होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है ये ढीला पैक होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फैला फैला सा, ये यूक्रोमेटिन है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो एकदम टाइटली पैक्ड होता है, ये आपको दिख रहा है ना, एकदम टाइट टाइट सा पैक है, एकदम गिट्ठा बना हुआ है गोल सा। तो यही सारी चीज़ें हैं डीएनए के अंदर का। अब हम न्यूक्लियस के अंदर का, अब हम डीएनए की संरचना को देखते हैं। डीएनए ब्लूप्रिंट और प्राकृतिक, यानी ये जो डीएनए का जो प्राकृतिक नेचुरल रूप है वो हम देखते हैं। परिचय, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। फ्रेडरिक मिसर के द्वारा 1869 में खोजा गया था इसको, किसको, डीएनए को खोजा गया था। इसका जो संरचना होता है ये डबल हेक्टिस संरचना होती है, ये आप देख सकते हैं ना, एक ऐसे गया है तो दूसरा ऐसे गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए। ये लो, ठीक है, ये एक इस तरह से गया है और इस तरह से गया है, फिर एक इस तरह से गया है, और सॉरी इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से है। ठीक है, ये डबल लेयर बना हुआ ना इसने, हम इसी को कहते हैं डबल हेलिक्स संरचना। ये वॉस्टन क्रिक के द्वारा खोजा गया था 1853 में। ये 1853 में वॉस्टन क्रिप्स के द्वारा बताया गया था। डीएनए को किसके द्वारा खोजा गया था, डीएनए को फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा 1869 में खोजा गया था। और ये जो डबल संरचना है इसकी, ये एक इधर से है एक इधर से है, इसको वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में खोजा गया था। ये न्यूक्लियोटाइड यानी फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोज और न्यूट्रोजन बेस्ड होता है, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये नंबर सी इसकी बात कर रहे हैं, इसको भी समझेंगे अभी। पहला हम आते हैं टोपो आइसोमेरस
क्या है, टोपोआइसोमरेज। ये डीएनए को उलझने से रोकता है। ये आप जो देख रहे हैं ना बीच में, ये जो लकड़ी सा, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये डीएनए, ये जो ये और ये है, ये आपस में कोलैब नहीं करने देता है, आपस में मिक्स नहीं होने देता है, उससे ये रोकता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये इस तरह से गांठ नहीं पड़ने देता है इसके ऊपर, ये बचा कर रखता है। दूसरा है हेलिकेड, हेलिकेज। ये डबल स्ट्रैंडर्स डीएनए को खोलता है, अनजिप करता है, यानी ये इस तरह से इधर ये खोल रहा है, इधर ये खोल रहा है, ये कौन करता है, हेलिकेज करता है, ठीक है, डीएनए के अंदर। उसके बाद तीसरा है प्राइमेज, प्राकृतिक की शुरुआत करता है, यानी प्रतिकृति की शुरुआत करता है, यानी जीवों को बनाना यहीं से शुरू किया जाता है, ठीक है। अब है चौथा पॉलीमेरेज। ये क्या करता है, ये इस तरह की से चीज़ों को, यानी ये और ये जो है, इसको क्या करता है, नया डीएनए बनाने में और मात्रा को दोगुना करता है। ये रोक कर क्या करता है, मात्रा को दोगुना करता है और इसको बनाता है, ठीक है। अब है लाइगेज। ये क्या करता है, डीएनए को स्ट्रेस को एक साथ जोड़ता है, यानी हम समझ आते हैं आपको। ये जो है, ये यहाँ जो आप ये कोलैबोरेशन देख रहे हैं ना दोनों में, टी और सी जो जुड़ रहा है, ये इसी के द्वारा, लाइगेज के द्वारा ही आपस में जुड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं जीवन चक्र पे, यानी कोशिका के विभाजन पे आते हैं। इंटरफेज की तैयारी, ये ना 2-3 फेज में होता है। एक होता है जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज। हम इसको समझते हैं आराम से, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है आपको। ये तो आप तब भी समझ लेंगे डीएनए जब आप डीएनए चैप्टर पढ़ेंगे, पर ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, आप यहीं से समझ पाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं जी1 फेज क्या होता है। कोशिका की वृद्धि और सामान्य कार्यान्वयन, यानी जब से कोशिका बनेगा, जब से कोशिका बना है उसका जो लाइफ साइकिल चलता है वो जीवन फेज में आता है। जब से वो बना है और जितना तक में वो जवान हुआ, यानी बड़ा हो गया, अपने वृद्धि में आ गया है, वयस्क अवस्था में आ गया, वो पूरा फेज जीवन फेज के अंदर आता है, ठीक है बच्चा। अब हम आते हैं एस फेज में। इसमें क्या होता है, डीएनए की प्रकृति गुणसूत्र को 2 सामान्य प्रतिक्रियाएं बनाती है, यानी डीएनए जो होता है इसमें, ये अपने जैसा ही 2 प्रतिक्रिया बनाता है, अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है, ठीक है बच्चा। उसके बाद है जी2 फेज। इसमें विभाजन के लिए अंतिम तैयारी और प्रोटीन निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, विभाजन के लिए सब रेडी हो चुका होता है और ये विभाजन के लिए बिल्कुल ही तैयार होता है और प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं एम फेज, यानी 4 तरह से होते हैं, ठीक है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म एक व्यवस्थित विभाजन, यानी ये एकदम बीच में आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। मैं कलर चेंज कर ले बारी। ये ना 2 भागों में बंटना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। जो क्रोमोसोम होगा वो 2 भागों में बीच में आके एकदम जमा हो जाएगा। क्रम क्या हो जाएगा, मेटाफेज में, यानी जो प्रोपेज होगा इसमें दृश्यमान हो जाएगा। वो जो अंदर की चीज़ें हैं ना, कोशिका के अंदर की चीज़ें, डीएनए वीएनए, वो दिखना शुरू हो जाएगा, एकदम सामान्य मात्रा में दिखना शुरू हो जाएगा। मेटाफेज में ये मध्य रेखा पे, ये जो मैंने आपको बनाया, ये मेटाफेज में एकदम बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, ये ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा, यानी ये टूटकर इधर जाना शुरू हो जाएगा और ये टूटकर इधर आना शुरू हो जाएगा। और टेलीफेज में 2 नए केंद्रक में बन जाएगा। अभी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसमें जब एनाफेज आएगा, यानी ये पूरा फेज इसका जब कंप्लीट हो जाएगा, तब ये एम फेज में आएगा, यानी विभाजन की अवस्था में आ जाएगा। तो जब ये प्रोफेज आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर की चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। और जब मेटाफेज होगा आएगा, तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं, ये क्या होगा बच्चा, ये बीच लाइन में आ जाएगा, यहाँ एकदम यहाँ पे आके सामान्य रूप से खड़ा हो जाएगा, यहाँ आके सामान्य रूप से एक लाइन में आके खड़ा हो जाएगा बीचों बीच में। उसके बाद जब एनाफेज होगा, तो ये टूट जाएगा और ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। क्या होगा बच्चा, एनाफेज में ये टूटकर अपने ध्रुवों की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर यहाँ आ जाएगा। और जब एनाफेज आएगा तो ध्रुवों की ओर बढ़ेगा, और जब टेलीफेज आएगा तो ये बीचों बीच से टूटकर 2 नए कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। ये इस तरह से ऐसे यहाँ से टूटेगा और 2 नए कोशिका में विभाजित हो जाएगा। यही हमारा एम फेज है, यहाँ से हमारा एक नया कोशिका बन जाता है। अब हम आते हैं विभाजन मैट्रिक्स पे, यानी समसूत्री बनाम अर्धसूत्री, यानी हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले मेटोसिस और मियोसिस क्या होता है। तो मेटोसिस जो होता है बच्चा, समसूत्री विभाजन, इसका उद्देश्य होता है जीव की वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन, यानी ये काम करता है जीव के वृद्धि में
मरम्मत यानी कोशिका की मरम्मत में, यानी कहीं कट फट जाए इंसान का हाथ हुआ तो उसको वो भरने का काम करता है। और इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी ये 1 से 2 बनकर क्या करता है बच्चा, ये नए कोशिका का निर्माण करता है। इसमें विभाजन होता है, केवल केंद्रक का एक बार विभाजन होता है और परिणाम होता है इस केंद्रक के एक विभाजन से 2 नए संतति बन जाते हैं, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं, यानी संतति कोशिका कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होता है वो द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है, बिल्कुल ही अपने जनक के समान। इसकी जो अनुवांशिकता होगी वो अनुवांशिकी के रूप में समान होगा, इसमें कोई जेनेटिकल वेरिएशन नहीं आएगा, कोई इसमें क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी भी तरह का अंतर नहीं आएगा, सीधा यही मतलब है। और इसमें खराबी क्या होता है बाबू, इसमें होता है ये कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये अनियंत्रित सेल बनाना शुरू कर देता है। इसमें समसूत्री विभाजन में कभी कभी ये अगर थोड़ा बौखला जाए तो ये कोशिकाओं का निर्माण करते जाएगा बिना रुके, यानी इसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, इसी वजह से कैंसर होने का खतरा इसमें बढ़ा रहता है। उसके बाद अब हम आते हैं मियोसिस पे, अर्धसूत्री विभाजन पे। इसमें क्या होता है, इसका जो जिम्मेदारी होता है, इसका जो काम होता है वो होता है युग्मक निर्माण का, यानी ये अंडाणु और शुक्राणु बनाते हैं, यानी नए संतति, नए जीव को ही उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पे ये 2 कोशिकाओं में बदलते हैं और ये नया जीव ही बना देता है, ठीक है। इसमें जो विभाजन होता है वो केंद्रक विभाजन 2 बार होता है, इसमें सिर्फ 1 बार होगा, लेकिन इसमें 2 बार होता है। हाँ, यहाँ पे 1 बार होगा, यहाँ पे 2 बार होगा। इसका परिणाम होता है यहाँ पे 2 संतति बन रहे थे, 2 डॉटर सेल बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र होगा वो अगुणित होगा, यानी सिर्फ n होगा, ये जनक से आधे होंगे, ये जो इनका जो जनक होगा उनसे आधे होगा। और ये जो अनुवांशिकता है इसकी होगी अनुवांशिकी, वो क्रॉसिंग ओवर के कारण अनुवांशिक विविधताएँ होंगी इसमें, क्योंकि 2 अलग अलग जीव मिलेंगे, यानी इसमें अंडा भी मिलेंगे और शुक्राणु भी मिलेंगे, तो इसमें वेरिएशन आता है, इसमें जेनेटिकल वेरिएशन आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है खराबी, इसमें क्या हो सकती है, इसमें होता है डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, और आनुवंशिक विकार आ सकता है, यानी अपने जनक से विभिन्न हो सकता है। थोड़ा नाम टफ है ना, तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो आपने मिटोसिस और मियोसिस समझ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया पूरा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपके डाउट को लेकर, जो आपका डाउट होगा उससे डेडिकेटेड हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच कि आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े। थोड़ा लंबा हो गया, रिवीजन है तो थोड़ा लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, आप अभी तक हमसे जुड़े रहें, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको क्लास समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं बहुत ही जल्द, अब बिना देर किए हम बहुत ही जल्द आप लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई पूरे मन से करते रहिए। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा जीवन के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी हिस्से तक, यानी कोशिका तक। हम उस अनदेखी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है। आइए साथ मिलकर इस कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करें। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा शरीर 40 ट्रिलियन मतलब 40 खरब छोटी छोटी जिंदा फैक्ट्रियों से बना हो, और हर फैक्ट्री अपने आप में एक पूरा शहर हो, जहां बिजली घर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और ट्रैफिक का एक पूरा सिस्टम है। बस यही वो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है जिसे आज हम समझने वाले हैं। और ये वाकई कमाल की बात है कि जीवन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। सब कुछ बस एक कोशिका से शुरू होता है। यही कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, फिर ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं अंग, और अंगों से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाकर तैयार होता है एक पूरा जीता जागता जीव। सोचिए, इस सब की शुरुआत बस एक ही बिल्डिंग ब्लॉक से होती है। तो सवाल ये है कि इस छिपी हुई दुनिया के राज हम तक पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उन डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जिन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी। तो कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे बक्सों जैसी चीजें देखी। फिर करीब करीब 10 साल बाद ल्यूवेनहोइक ने तालाब के पानी में जीती जागती कोशिकाओं की एक पूरी दुनिया ही खोज निकाली। लेकिन आज हम जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, उसे बनने में लगभग 200 साल लग गए। ये सब मुमकिन हुआ श्लाइडन, श्वान और विर्चो के शानदार काम की वजह से।
और इन खोजों से निकले ये 3 बेहद जरूरी नियम जो बायोलॉजी की नींव है। पहला, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरा, सेल ही जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, हर नई सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। मतलब सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक धरती पर हर कोई इन्हीं नियमों को फॉलो करता है। ये जिंदगी का यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो अब जब हमें बुनियाद पता चल गई है तो चलिए सेल की बाउंड्री को देखते हैं। आखिर एक कोशिका अपने आसपास की दुनिया से कैसे डील करती है, खुद को सुरक्षित कैसे रखती है। सेल मेम्ब्रेन को समझिए, सेल का बॉडीगार्ड। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सेल को उसका शेप देती है। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह है जो बहुत सोच समझकर ये कंट्रोल करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। तो ये अंदर बाहर आने जाने का काम कैसे होता है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है डिफ्यूजन, जिसमें चीजें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ जाती हैं। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। फिर है ऑस्मोसिस, जो असल में पानी का डिफ्यूजन है। और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें चीजें कम से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं और इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और ऑस्मोसिस का असर देखिए कितना जबरदस्त होता है। जब एक सेल को ज्यादा नमक वाले पानी में डालते हैं तो सारा पानी बाहर निकल जाता है और सेल सिकुड़ जाती है। और अगर उसे साफ पानी में डाल दें तो पानी अंदर घुल जाता है, जिससे सेल फूलकर फट भी सकती है। मतलब बैलेंस बहुत जरूरी है। तो चलिए अब गेट से अंदर चलते हैं और इस फैक्ट्री या कहिए इस शहर के अंदर का टूर करते हैं। हम मिलेंगे इसके अलग अलग हिस्सों से, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चलाए रखते हैं। हर शहर का एक कंट्रोल सेंटर होता है ना? सेल के लिए वो कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। ये सेल का दिमाग है, जहां उसका पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए रखा होता है। सेल के सारे काम, सारे फैसले यहीं से मैनेज होते हैं। और भाई, शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ही। तो मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से, सेल का पावर हाउस। ये जो सॉसेज जैसे दिखने वाले ऑर्गेनेल्स हैं, इनके पास एक बहुत दिलचस्प सीक्रेट है। इनका अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये जो पावर जनरेट होती है वो होती है एटीपी के रूप में। एटीपी को आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हम पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही सेल को अपने हर काम के लिए, बढ़ने से लेकर हिलने डुलने और खुद को रिपेयर करने तक, ये एटीपी खर्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं असेंबली लाइन की, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये 2 तरह का होता है। एक है रफ ईआर, जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर कोई राइबोसोम नहीं होता और इसका काम है लिपिड बनाना और जहरीली चीजों को साफ करना। इस शहर में और भी कई स्पेशलिस्ट हैं, जैसे गोल्जी एपरेटस, जो सेल का पोस्ट ऑफिस है, पैकेजिंग और शिपिंग का काम करता है। फिर है लाइसोसोम, जिन्हें सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये सेल का कूड़ा कचरा साफ करते हैं। और हाँ, राइबोसोम, ये वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां प्रोटीन बनता है। लेकिन क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब जरा कोशिकाओं की दुनिया में मौजूद ग्रोथ और डाइवर्सिटी पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर जीवन के 2 बेसिक डिजाइन हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स नहीं होते। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स, जिनसे पौधे और जानवर बने हैं। ये काफी बड़ी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इनमें न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी फर्क होता है, खासकर एनिमल और प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में एक सख्त सेल वॉल होती है जो उन्हें एक फिक्स्ड शेप देती है। उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं खाना बनाने के लिए, और एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल भी होती है। ये चीजें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स नाम के स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो फल फूलों को रंग देते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो खाना स्टोर करते हैं। तो अब सवाल आता है कि जीवन आगे कैसे बढ़ता है? इसका जवाब है सेल डिवीजन। और सेल डिवाइड क्यों होती हैं? 3 मुख्य वजहों से। पहली, किसी भी जीव की ग्रोथ के लिए। दूसरी, पुरानी या डैमेज हो चुकी सेल्स को बदलने के लिए। और तीसरी, रिप्रोडक्शन के लिए, गैमीट यानी प्रजनन कोशिकाएं बनाने के लिए। और ये डिवीजन भी 2 तरह का होता है,
माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जिसमें एक सेल से दो बिल्कुल एक जैसी सेल्स बनती हैं। वहीं मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे चार जेनेटिकली अलग-अलग सेल्स बनती हैं। और अगर इन प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके नतीजे बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कैंसर या जेनेटिक बीमारियां। तो सेल थ्योरी धरती पर लगभग हर जिंदा चीज को डिफाइन करती है, लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? क्या कोई ऐसी चीज है जो इस नियम को नहीं मानती? हाँ, एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो जिंदा और बेजान के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है, और वो है वायरस। ये सेल थ्योरी के दायरे में फिट नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनेल कुछ नहीं होता। ये तो बस प्रोटीन के एक कोट में बंद जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए या आरएनए ये खुद से अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए इन्हें किसी जिंदा सेल को हाईजैक करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें आधा जिंदा या सेमी लिविंग माना जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते तो क्या वो सच में जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है।